तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भेल के बारे में। भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है और आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो अगर हम इस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये जो कंपनी है वो 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये जो कंपनी है ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थापित है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और ये इंडिया के गवर्नमेंट ओन लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो इस कंपनी के अंडर में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। और अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट्स की तो ये बॉयलर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स आदि का मैन्युफैक्चर करती है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीज़ों को ही देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम भेल के रेवेन्यू को देखते हैं। तो 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो है 30,441 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 23,365 करोड़, जो कि कम है एज कम्पेयर टू 2019। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर हम देखें तो 2019 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 1005 करोड़। 2020 और 2021 में इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस में रही है, यानी कि इन सालों में इस कंपनी को जो है वो लॉस का सामना करना पड़ा है। फिर 2022 में इसका जो अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो है 446 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 477 करोड़। और अगर हम क्वार्टरली की बात करें, क्वार्टरली अगर हम इसके प्रॉफिट को देखें तो अभी का जो क्वार्टर है जून 2023, अभी भी ये कंपनी जो है माइनस में इसका जो प्रॉफिट है, यानी कि इस क्वार्टर में भी जो जून के अभी क्वार्टर चल रहा है तो इस क्वार्टर में भी अभी कंपनी जो है लॉस का सामना कर रही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो कंपनी का अगर हम नेटवर्थ देखें तो इसका जो नेटवर्थ है 2019 में 30,904 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 26,828 करोड़, जो कि कम है एज कम्पेयर टू 2019। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 48,157 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो इसका जो पी रेशियो है वो है 150.33, यानी कि इसका जो पी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और पी रेशियो बेसिकली हमें ये बताती है कि किसी कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए हमें कितना प्राइस पे करने होंगे। और इसका जो पी रेशियो वो है 150.33, यानी कि इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए हमें अपने जेब से 150.33 रुपीज़ पे करने होंगे। और पी रेशियो बेसिकली जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पर ऐसा भी नहीं है कि पी रेशियो अगर कम है तो ऐसे कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और अगर आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसका पी रेशियो हाई है तो आपका जो है लॉस का सामना करना पड़ेगा या फिर आपको एक अच्छा खासा जो है रिटर्न नहीं मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, हमें पी रेशियो के साथ साथ हमेशा कंपनी के ईपीएस को भी देखना चाहिए। कंपनी का मान लीजिए किसी कंपनी का जो है वो पी रेशियो ज़्यादा है, बहुत हाई है, और फिर भी अगर उस कंपनी के जो है ईपीएस अगर ईयर ऑन ईयर अच्छी तरह से राइज हो रही है, यानी कि ग्रो हो रही है, तो वैसे कंपनीज में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको एक फ्यूचर में अच्छी खासी जो रिटर्न मिलने का चांस जो है वो ज़्यादा रहता है। पर अगर किसी कंपनी का मान लीजिए पी रेशियो वो कम है पर उसके साथ साथ ही जो है ईयर ऑन ईयर उसका जो है ईपीएस गिरता जा रहा है, तो ऐसे कंपनीज में जो है इन्वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए बेसिकली। पर तो हमें हमेशा किसी कंपनी के पी रेशियो को देखने के साथ साथ हमेशा ही उस कंपनी के लास्ट 4-5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ को भी देख लेना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीबी रेशियो की। तो अगर हम बात करें इस कंपनी के पीबी रेशियो की तो जो वो है 1.80, और पीबी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर 1 से भी कम हो तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? बेसिकली अगर किसी कंपनी का जो है पीबी रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो उसके बुक वैल्यू के भी उसका जो एक शेयर है वो उसके एक बुक वैल्यू के
के कंपैरिजन में भी कम के प्राइस में उसका एक शेयर मिल रहा है। अब यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम वेल के एक बुक वैल्यू की बात करें तो वो है 77.05, और अगर इसके अभी करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो अभी लगभग ये कंपनी 136 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है, जो उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा है, और इसीलिए इसका जो पीबी रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्री पी की। तो इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 69.70, और बेसिकली जिन भी कंपनीज का पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी से कम है तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि वो जो कंपनी है वो उसके इंडस्ट्री के पी से कम के पी में वो कंपनी का जो शेयर है हमें मिल रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी की। डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसका जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.20, जो कि अच्छी खासी है। तो डेट टू इक्विटी के साथ साथ हमें करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। करंट रेशियो बेसिकली हमें क्या बताती है? करंट रेशियो हमें ये बताती है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। तो अगर हम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के जो है करंट रेशियो को देखें तो इसका जो करंट रेशियो है वो है 1.32, यानी कि 1 से ज़्यादा है। और जिन भी कंपनीज का करंट रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो वैसे कंपनीज के पास करंट एसेट ज़्यादा होता है। और अगर करंट रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इस कंपनी के पास करंट एसेट्स ही ज़्यादा है, और फिर भी करंट रेशियो अगर 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो तभी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर इसका तो 2 या 2 से ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी इसके पास करंट एसेट्स से ज़्यादा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आरओई की। तो इसका जो आरओई है वो है 2.68%, और अगर हम इसके साथ साथ ही बात करें आरओसी की तो इसका जो आरओसी है वो है 3.33%। और आरओई और आरओसी के बीच में जितना ज़्यादा कम गैप होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर ये दोनों 20 से ज़्यादा हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर इनका तो 20 से ज़्यादा नहीं है, पर इनके बीच में गैप भी इतना भी नहीं है, गैप भी कम है। गैप कम है इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है वो अपने इक्विटी के साथ साथ डेट को भी अच्छी तरह से मैनेज करके प्रॉफिट जो है अर्न कर रही है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो इसका जो ईपीएस है वो है 0.92, और ईपीएस भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.29%, और डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यानी कि अगर किसी कंपनी का जो है डिविडेंड यील्ड अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो आपको फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी जो है डिविडेंड पे कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इसका जो बुक वैल्यू है 77.05, और फिर बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 2। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है वो उसके प्रोमोटर्स के पास है 63.17%, और किसी कंपनी के अगर प्रोमोटर्स के पास 45% से ज़्यादा शेयर मौजूद है तो वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। क्यों? बेसिकली प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर्स कब रखते हैं? जब उनको लगता हो, उनको पता हो कि उनका जो कंपनी है फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, तभी वो अपने पास ज़्यादा शेयर रखते हैं। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास 45% से ज़्यादा शेयर मौजूद है, 63.17%। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में बेसिकली हमने 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला करंट एसेट जो है उसके करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था करंट रेशियो में। इस कंपनी का जो करंट रेशियो वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंपनी के पास करंट एसेट से ज़्यादा है। उसके बाद हमें देखना चाहिए टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ को, और टोटल एसेट्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहनी चाहिए, और जो टोटल लायबिलिटीज़ है ईयर ऑन ईयर घटती रहनी चाहिए। तो अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखें तो इसका बात करें अगर हम करंट एसेट्स की, तो इसके पास जो करंट एसेट्स है वो है 30,082 करोड़, और अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज़ की तो वो है 23,351 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की तो वो है 59,369 करोड़, और अगर हम बात करें टोटल लायबिलिटीज़ की तो वो है 32,541 करोड़। यानी कि इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टोटल लायबिलिटीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में इस कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स थे वो है 56,243 करोड़, और अगर हम बात करें टोटल लायबिलिटीज़ की तो वो है 29,737 करोड़। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।